Welcome to the insane future of generative AI, Web 3.0 and XR. अच्छा, अब जनरेटिव एआई का तो हमने दो लेक्चर लिए हैं, आइडिया होगा कि जनरेटिव एआई क्या है क्या नहीं, और उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं क्या क्या नहीं। एक मिनट में आप लोगों को अगर एक और यूज दिखा सकूँ मेरे पास अगर अवेलेबल हो। अच्छा, ये एक टूल बनाया था मैंने, आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास इसकी चैट करी हुई। अच्छा, ये क्या करता है कि ये एक्सटर्नल टूल है ब्लेंड डॉट ए आई, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी मेरे पास ब्लेंड ए आई का तो मैं और बना देता हूँ काम, ताकि अगर आपने वो करना हो एंड बिल्ड टेस्ट एंड स्केल ए आई फोन एजेंट्स। अब ये क्या करता है कि ये हम इसको सारी चीज़ें या जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने सर्वर से उसको कॉल करता है यूएसए के नंबर से या किसी भी नंबर से, मोस्टली यूएसए के नंबर से कॉल आती है। और वो कॉल फिर हम लोग मतलब वो बाकायदा उसे कॉन्टैक्ट करता है, हम लोग टाइप कर देते हैं कि ये स्क्रिप्ट होगी और वो उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बात करता है। अब वो उसी को हम लोगों ने चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया था ताकि एक पूरा चैटबॉट बनाया जा सके और वो आपके असिस्टेंट के तौर पे काम करे। जो इनपुट हम दे रहे थे ना कि ये आपने उससे बात करनी है, अब वो इनपुट चैट जीपीटी देगा, आगे से पर्सन आंसर करेगा और वो अपने एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज जो भी वो बोल रहा होगा उसको प्रोसेस करके जो भी उसका रिस्पॉन्स बनता होगा चैट जीपीटी को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। जैसे गिटहब जीपीटी बनाते वक्त इंस्ट्रक्शंस दी थी, वैसे उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपने उसकी ये वाली बात का आंसर करना, ये वाली का नहीं। और वो फिर आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगा। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कहीं मिल जाए। ये बनाया है मेरी इधर से, ये खत्म हो गई है इसकी फ्री ट्रायल ब्लैंड का। अ, शॉपिफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और टूल है अटर
ओटर OTTUR otter.ai उसके साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। तब वो क्या कर रहा है कि आपके एक कॉल एजेंट की तरह पे काम कर रहे हैं। जैसे कॉल सेंटर में हम लोग हायर करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम लोग जीपीटी हायर कर लें तो एक दफ़ा $20 देने हैं। जो मेन एक्सपेंस है वो ब्लैंड एआई का है, उसकी जो भी कॉलिंग एक्सपेंस है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने फ़ोन कॉलिंग ऑटोमेट किया, इसी तरह आप लोग व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हो अपने, कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर दो ऑटोमेटिकली। हाँ, अपने खुद की व्हाट्सएप को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, एपीआई मिल जाती हैं। तो जब वेब 3.0, जब भी सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पर वेब 3.0 और ब्लॉकचेन आए। जब भी हमें कोई चीज़ सिक्योर करनी है या हमें कोई भी चीज़ ऐसे रखनी है कि उसमें कोई बंदा चेंज ना कर सके। जब वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू हुई ना, शुरू शुरू में स्टार्टिंग हुआ सारा, बिल्कुल इसके भी उस वक्त चलता था वेब 1.0। 1.0 में क्या था, वेब 1.0 में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक साइट्स होती थी। स्टैटिक साइट का मतलब क्या है कि आप जस्ट लाइक विकीपीडिया, कि जैसे विकीपीडिया में अभी तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अपने रिव्यू डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रीड करते। इसी तरह वेबसाइट्स होती थी कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़ देती थी या उस स्पेसिफिक इदारे की इंफॉर्मेशन देती थी। अगर एच की है तो एच में अकाउंट ओपन कैसे होना है, वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहती थी, साथ में पिक्चर वगैरह आ जाती थी। वहाँ पर हम लोग जैसे अभी अकाउंट बना सकते हैं ना, कि मैं ऑनलाइन ही अकाउंट बना लूँगा या ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उस वक्त हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। एलाइड हॉस्पिटल की वेबसाइट है, उसके ऊपर सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही हुई कि ये डिपार्टमेंट बैंक की है। फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर भी डाटा सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे की फेसबुक, मतलब जैसे अभी facebook.com को कौन ऑन कर रहा है, मार्क जकरबर्ग, तो सिर्फ मार्क जकरबर्ग ही डाटा ऐड कर सकता है। अब डाटा कैसे ऐड करना है, वो पहले कोड करता था, कोड करके किसी न किसी सर्वर पर डिप्लॉय कर देता था वेबसाइट पर। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी 4 पिक्चर्स बनाई, अब वो मजीद 4 पिक्चर्स ऐड करना चाह रहा था, तो उसको मजीद कोड करना पड़ेगा, और कोड करके दोबारा से जो भी नया कोड बना है वो कोड सारा का सारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग बटन से चेंज कर देते हैं, बटन से डाटा ऐड कर देते हैं, उससे हम लोग ऐसे डाटा ऐड नहीं कर सकते। फिर जावास्क्रिप्ट आई 1990s में, और उसकी क्या हिस्ट्री है वो हम लोगों ने सारा डिस्कस किया कि जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट शुरू कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट के आने से हमें ये मिला कि हम एक बटन के साथ ये वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी आ गई। हम लोग डिफरेंट काम कर सकते थे, चीज़ों को स्टाइल चेंज कर सकते थे, टेक्स्ट का, सो जस्ट लाइक हम लोग सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब पे प्रेस करते हैं तो नॉर्मली वो रेड होता है, जैसे ही सब्सक्राइब प्रेस करते हैं वो ग्रेश हो जाता है और उसका टेक्स्ट चेंज होता है, सब्सक्राइब से सब्सक्राइब। पहले बेल आइकन नहीं आ रहा होता, जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन भी शो होने लग जाता है। तो ये जो इंटरेक्टिविटी है, इस तरह की ये इस तरह की चीज़ें आई, कलर चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना, या कोई एलिमेंट शो या हाइड करना किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पर, ये सारा का सारा पावर, ये सारा का सारा कंट्रोल है, ये हमें जावास्क्रिप्ट में दिया। जब जावास्क्रिप्ट हमें कंट्रोल देने लगी तो हम अपना डाटा सर्वर पर स्टोर करवाने लगे, मतलब वेबसाइट पर ऐड करने लगे, इंटरेक्शन करने लगे। किसी ने पिक्चर अपलोड की है तो मैं यहाँ से उसकी पिक्चर लाइक कर सकता हूँ। विदाउट जावास्क्रिप्ट ये चीज़ पॉसिबल नहीं। कि अगर मेरी वेबसाइट है तो आप उसमें कोई डाटा ऐड नहीं कर सकते, ना कोई कमेंट कर सकते हो, ना उस पिक्चर को लाइक या जो भी उस पर डाटा उसको लाइक कर सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा, जब यूज़र से इंटरेक्शन बढ़ा तो हमारे पास आई वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या हुआ, वेब 2.0 में थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए, और वेब 2.0 में हम लोग भी इंटरेक्ट कर सकते थे वेबसाइट से। हम लोग अपना डाटा ऐड कर सकते थे, और
जो ओनर है वो हमारा डाटा देख सकता है। मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर पा रहा हूँ, किसी की वीडियो को लाइक कर पा रहा हूँ, कमेंट कर पा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहा हूँ, किसी की फेसबुक वीडियो या पिक्चर को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो जितने भी हम लोग अब फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हम लोग पहले नहीं कर सकते। अब जब ये काम स्टार्ट हुआ, इस तरह की वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई, फिर कह लो कि बूम आया, डॉट कॉम बबल जिसे कहते हैं, कि वेबसाइट्स बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, वेब एप्लीकेशंस बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। तो जब वेब एप्लीकेशंस बनती गई इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट हर सेक्टर में अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाई। अब उन सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर भी आ गया और भी डिफरेंट सेक्टर आ गए। जब बैंकिंग सेक्टर आया तो अब क्योंकि डाटा का कंट्रोल किसी एक बंदे के पास है, जस्ट लाइक हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप स्टोरेज और डेटाबेस। अच्छा, अभी ये कुछ यूजर्स का डाटा है, तो टेस्ट मेरी डेटाबेस है तो उसमें डाटा भी नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है जो मैं छुपाऊँ, सारा टेस्ट डाटा। अच्छा, अब ये डेटाबेस अगर प्रोडक्शन की है, इसका सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये डेटाबेस किसी बैंकिंग एप्लीकेशन की है और इसका सारा कंट्रोल मेरे पास है, मैं चाहूँ किसी भी पर्सन का उठाऊँ, बैंक बैलेंस ज़ीरो कर के बैंक से पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर। अब जब कंट्रोल मेरे पास आ गया, इसी तरह जब मेडिसिन, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करना, या अगर हम लोग बात करते हैं ये जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को देते हैं, डिजिटलाइज कर दिया है हमने सारा सिस्टम। अब डिजिटलाइज हो गया तो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को जाके वैल्यू चेंज कर कि भाई ये 10 कनाल का जो बंगला है ये इस बंदे के नाम नहीं है, मेरे नाम है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आने लगे। खैर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स किए भी गए, जैसे चीज़ों को इंक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे अब ये पासवर्ड है, अब पासवर्ड ये सिंपल सा कोई भी पासवर्ड होगा, जैसे कोई टेस्टिंग है या कुछ और है, लेकिन इसको हैश करके यहाँ सेव करवा दिया। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की गई ताकि आपके डाटा को सिक्योर किया जा सके। लेकिन वो सिक्योरिटी अचीव नहीं हो रही थी जो हम लोग करना चाहते। तो वो सिक्योरिटी अचीव करने के लिए फिर हम लोगों ने, ये साइंटिस्ट ने एक वाइट पेपर इशू किया जिसको बिटकॉइन बोलते हैं। सतोशी नाकामोटी, नाकामोटो या नाकामोटी इस तरह करके कोई बंदा था। अब वो बंदा था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, कोई कंपनी थी, ये अभी तक क्लियर नहीं है किसी। उन्होंने एक वाइट पेपर इशू किया कि हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू डाटा को करेंगे। ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे, कि हम लोग डाटा हैश कर देंगे। क्रिएट न्यू वॉलेट कर लेते हैं, एग्री, कोई भी पासवर्ड। अच्छा जी, अब ये मेरा अकाउंट, अब इस अकाउंट का ये अकाउंट नंबर है, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके और
अब ये है पब्लिक की। अब मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया, कोई डिटेल नहीं दी, सिर्फ उसको पासवर्ड दिया और उसने मुझे एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट कर। कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं, कोई फोन नंबर नहीं है जिससे मुझे वो ट्रैक कर सके, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, अपना नाम तक नहीं मैंने दिया, और मेरा बैंक अकाउंट एक तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और सेटिंग्स, अनलॉक, अकाउंट डिटेल्स, तो प्राइवेट। अच्छा, मैं ये शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये डमी अकाउंट है, आप लोग ये शो नहीं करेंगे। अगर जब भी आप लोग बनाओ ये ब्लॉकचेन बेस्ड, दोबारा दोबारा, ये एक तरह से हर दफ़ा बिल्कुल पब्लिक और प्राइवेट की, जैसे अब ये मेरी प्राइवेट की है, वो इस प्राइवेट की के थ्रू डाटा को हैश करेगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना कि ये डाटा कुछ हैश हो रहा है। अब पासवर्ड कोई भी बंदा ऐसा पासवर्ड नहीं रखता, वो हल्का सा पासवर्ड रखेगा, टेस्ट करेंगे या कुछ हो। अब वो डाटा यहाँ पर आके इस तरह से क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि उसे हमने हैश कर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हैशिंग, फिर ये वही है, तो यही है। प्लेन टेक्स्ट ऑफ मैसेज जो हमें हैश करना है। मैं ऊपर यहाँ पे कहता हूँ हमारी नेम इज, अगर हमें डिक्रिप्ट करना है मैसेज, कॉपी करके यहाँ पर ये है हमारा पब्लिक प्राइवेट की। पब्लिक की हम लोग रख देते हैं टेस्ट, और प्राइवेट टेस्ट वन। जैसे हमारे उसमें अकाउंट बना है एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। प्लेन टेक्स्ट एग्जाम्पल टेस्ट, ओके। मैं पब्लिक की ये जनरेट कर दी और प्राइवेट की 47, 47 से मैंने उसको इंक्रिप्ट कर। अब उसने ये मुझे बना दी। अब अबू रैला को ये कर दी। अब मैं उसका सिर्फ और सिर्फ एच रिमूव कर, ये उसको नहीं, ये हमारी प्राइवेट की है। उसने इसको और इसको मिलाकर कोई अपने एल्गोरिथम बनाकर उसको हैश कर दिया, उसको सिक्योर कर दिया। अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये प्राइवेट की चाहिए। जैसे मैंने अभी अपने मेटामास्क में से दिखाई है ना प्राइवेट की, वो प्राइवेट की चाहिए तो हम इसको डिकोड कर सकते हैं। और ये जो हमारा डाटा है ये पब्लिक, ये हर किसी के पास डाटा पड़ा होगा, हर ब्लॉकचेन वाले बंदे के पास। जो हमारे हाँ, लेकिन यार देखो वो कर सकते हैं, हम लोग केस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो नहीं पकड़े जाते हैं ना, वो केस कर सकते हैं, हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे पकड़े। क्या अब जब मैंने डाटा बेस में डाटा रिमूव कर दिया, क्या सबूत रह गया पीछे आके।
आप केस तो कर दोगे, अदालत में तो सबूत की बेस पे आपका डिसीजन लेना है ना। हाँ, डाटा तो उन्हीं के पास है। अब अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ओपन सोर्स जब तक वो ओपन सोर्स है वो हम लोग गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, दो तरह से मॉडल। ओपन सोर्स का मतलब है कि उनका जो कोड है वो गिटहब पर अवेलेबल, और हम लोग उनको डाउनलोड करते हैं। उनको डाउनलोड करने के बाद अपने कस्टम क्लाउड पर या अपने सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, वो अब हमारा, मतलब अगर उन्होंने 3 वेरिएंट्स बनाए, वर्जन 1 और 2 ओपन सोर्स है, वर्जन 3 क्लोज सोर्स है, तो वर्जन 2 पर हम लोग जो मर्जी करते हैं। चैट जीपीटी का भी वर्जन 2, सॉरी, जो वर्जन 2 है, क्योंकि चैट जीपीटी 3 पब्लिक हुआ है ना, चैट जीपीटी 2 वो ओपन सोर्स है और हगिंग फेस पर अवेलेबल है। चैट जीपीटी 2 हमारे पास है, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर 3 पे करेंगे या 4 पे कर रहे हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो उनके कंट्रोल में, क्योंकि वो क्लोज सोर्स है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ओपन सोर्स करें। तो गामा 3 की बात कर रहे हैं या और भी जितने भी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं वो ओपन सोर्स की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास हो। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल जीपीटी कहता है कि भाई मैंने $20 में नहीं, मैंने $100 में करना है, और मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई और अपने यूजर्स को कहा कि आप मुझे $5 मंथ पे करते हैं, मुझे पता है कि मैंने तो सर 20 देने हैं, मेरे $100 बच रहा है या $1000 बच रहा है, जितना बच रहा है, वो 100 कर सकता है, मैं फंस गया, या वो कोई और। अब काफ़ी रिस्की गेम है ना, जो क्लोज सोर्स है। नहीं, वो कर दे बंद, बिल्कुल। देखो, हर मॉडल के ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। जब लामा 3 आ गए, अब लामा 3 ओपन सोर्स है, मैंने अपने क्लाउड पर डिप्लॉय कर दी, अब वो लामा 3 को क्लोज सोर्स कर देते हैं। हाँ हाँ, अपने क्लाउड सर्वर पर रख दी, अब वो चेंज नहीं कर सकते, अब हमारे उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आ नहीं। मैं आपको एक मिनट, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसी बात पर आते हैं आगे, इस कंसेप्ट को समझ। अच्छा, अब उसने इसको हैश कर, अब मुझे अगर उस मैसेज को यहाँ पर, ये, और मैं उसको पब्लिक की दूंगा, मैंने पब्लिक की थी 112। अब अगर मुझे डिक्रिप्ट करना है तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, 47, ये पर टेक्स्ट। क्लाइंट मैसेज आ जाएगा, यहाँ से कॉपी, पब्लिक की। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि हम पब्लिक और प्राइवेट दो कीज क्यों बना रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट से क्यों काम नहीं कर रहे। हैशिंग मेन हमारी प्राइवेट से ही हुई, हैशिंग में नहीं है। पब्लिक किया हमारे अकाउंट की आइडेंटिटी के लिए। अगर मुझे आपको बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं और आप मुझे अपनी प्राइवेट की ही दे दो,
तो मैं तो आपको वो चीज तो मतलब सारे कर लूँगा। अब आपने अपनी पब्लिक की हो, मैं उस पब्लिक की पे आपको ट्रांसफ़र करूँ। अब ये जितना डाटा है ये सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर एक्सचेंजेस पे जाएंगे और सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अब ये सारा का सारा डाटा इंक्रिप्टेड हो। और एक्स आर का हमें आइडिया है कि एक्स आर कैसे काम कर रही है, ये जो हमारा वर्चुअल रियलिटी या एप्पल ने ग्लासेस वगैरह में। और उसके बाद अब आते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में अभी क्वेश्चन था कि हम लोग जो उनकी एपीआईज यूज़ कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मली एपीआईज यूज़ करते हैं किसी एक मॉडल की, नॉर्मल। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग काम क्या करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ जो यूट्यूब की वीडियो को आपकी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ऑडियो भी आपको बना कर देगी और टेक्स्ट भी बना कर देगी और उसको समराइज भी करके देगी। अब जो ट्रांसलेशन है ना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वो करने के लिए ऑडियो टू ऑडियो, स्पीच टू स्पीच अभी तक चैट जीपीटी इतनी अच्छी नहीं कर सकती। वो करने के लिए मेटा का ही एक है मॉडल सीमलेस MP4। वो स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट और ये वाली सारी की सारी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड सो ऑन। इसी तरह फिर अगर मुझे वो उसकी ट्रांसलेट करवानी है तो वीडियो टू टेक्स्ट के कुछ मॉडल्स पड़े हैं। और उसके अलावा अगर हमें करना है उसकी समरी जनरेट करवानी हो तो चैट जीपीटी के साथ हम लोग इजीली करवा सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि अब हम लोग एग्जैक्ट टूल कौन सा बनाना चाह रहे हैं, उसमें कौन सा हमारा एआई टूल ज़्यादा बेहतर काम करेगा। जेमिनाई है, क्लॉड है, सोनेट है, परप्लेक्सिटी है, जीपीटी है एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जीपीटी है। अब जीपीटी की मुझे एपीआई यूज़ करनी है तो अब चूँकि जीपीटी क्लोज्ड सोर्स है तो अब वो जो मर्जी करते रहे मुझे उनको उसी तरह पे करना। नॉर्मली इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करती नहीं लेकिन रिस्क है, कुछ कह नहीं सकते। अगर मैंने अपना ही क्लाउड पर डिप्लॉय कर दिया तो क्लाउड पर डिप्लॉय करने का मतलब है कि मैंने अपनी एपीआईज बना उस मॉडल को डाउनलोड किया, उस मॉडल को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट किया और उसकी कस्टम एपीआईज बना। अब वो चाहे मैं एपीआई अपने सर्वर के साथ अटैच कर लूँ, अगर मैंने एपीआई को स्केलेबल बनाया है जो मार्ट प्रोजेक्ट का अपने ग्रुप्स में ही आता रहा है उस तरह से स्केलेबल बनाया है तो मैं आगे भी किसी को सेल कर सकता हूँ एपीआई, जैसे जीपीटी सेल कर रहा है। बट वो डिपेंड करता है कि लोग आपसे क्यों लेंगे एंड कि मॉडल की एफिशिएंसी पर एंड सो ऑन। बट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? स्टैटिक पेजेस, एवरी यूजर सीज द सेम इंफॉर्मेशन ईच टाइम। अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वेब 1.0 के वेबसाइट्स क्या हैं वेब 1.0। वेब 1.0 में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि एक यूज़र आया, उसने अपने ब्राउज़र के थ्रू चीज़ों को सर्च किया और सर्वर से उसके पास HTML या जो भी डाटा था वो रेंडर होकर आ गया और उसको यहाँ पर शो होने लगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि डायनेमिक पेजेस हों, डायनेमिक डाटा हो। क्यों? क्योंकि हम लोग चेंज कर सकते हैं। यूज़र ने सबसे पहले इनपुट दी, यूज़र इनपुट, यूज़र ने कोई ना कोई इनपुट दी, वो सर्वर पर गया और सर्वर ने उसको कुछ ना कुछ रिटर्न किया। जैसे यूट्यूब है, मैं youtube.com जाके लिखता हूँ, वो अपने सर्वर पर जाता है और सर्वर पर जाने के बाद हर दफ़ा नई इनपुट लेके आ। नई इनपुट का मतलब है कि न्यू वीडियोस जो अपलोड हुई हैं या फेसबुक पर रहते न्यू पिक्चर्स या वीडियोस जो भी चीज़ें हैं जो अपलोड हुई हैं वो यहाँ पर लेके आ रहा है और वो हमें सर्व कर। वेबसाइट स्टैटिक,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐप एप्लीकेशन डायनामिक, उसमें चेंजेस होंगे टाइम के साथ साथ, डाटा डाटा उसमें स्टोर होगा एंड सो यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। अच्छा, 3 डी एप्लीकेशन इन मॉडर्न